नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 को इतिहास की विभिन्न घटनाओं से जोड़कर पढ़ने की कोशिश की थी। आज हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके परिणामों में सबसे प्रमुख परिणाम जो था वह था 1937 में आयोजित किए गए आम चुनाव। आइए आज उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रांतों में शासन करने का अधिकार मिल गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में भारतीयों को शासन करने का अधिकार मिल गया था। भारतीयों को शासन करने का अधिकार मिल गया था। करने का अधिकार। इसका परिणाम यह निकला कि देश में विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव हुआ। विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न राज्यों में विभिन्न लोगों ने नई नई पार्टियां गठित आरंभ कर दी ताकि चुनाव में कुछ प्रभाव स्थापित किया जा सके। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वह आता है पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी का नाम। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी इसका गठन अफसर हुसैन नामक व्यक्ति ने की थी पंजाब में। अफसर हुसैन ने पंजाब में इसकी स्थापना की थी। दूसरा नाम आता है कृषक प्रजा पार्टी का। कृषक प्रजा पार्टी। इस राजनीतिक पार्टी का गठन फजलुल हक ने किया था। फजलुल हक, बंगाल में। तीसरा नाम आता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट वर्कर पार्टी। इंडिपेंडेंट वर्कर पार्टी का नाम तीसरे नंबर पर आता है, जिसकी स्थापना बी आर अंबेडकर साहब ने की थी। बी आर अंबेडकर। मध्य प्रांत और बंबई में इसका क्षेत्राधिकार था। इस प्रकार विभिन्न पार्टियों में का उदय हुआ। विभिन्न पार्टियां स्थापित हुई। बंबई नहीं था, बंगाल था। बंगाल में तो अंबेडकर साहब की स्वतंत्र मजदूर पार्टी थी, बंगाल। इस प्रकार नवीन पार्टियों का उदय हुआ। इस प्रकार नवीन पार्टियां अस्तित्व में आई। अब देखते हैं इसके परिणामों को समझने का संक्षेप में प्रयास करते हैं, उसके बाद विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसके परिणामों की अगर बात करें तो कांग्रेस का परिणाम बहुत ही ज्यादा सकारात्मक था। परिणाम चुनाव आयोजित किए गए, चुनाव में परिणाम निकले। परिणाम में कांग्रेस का परिणाम सबसे ज्यादा सकारात्मक था। 8 राज्यों में 8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 6 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला।
मुसलमान वर्ग की बात अगर करते हैं तो मुसलमान वर्ग, मुस्लिम लीग का असली चेहरा तो इसी चुनाव में दिख गया भारतीयों के नजर में, जब उत्तर पश्चिमी प्रांत में प्रभावहीन दिखी, क्योंकि वहां पर उसे एक भी सीट नहीं मिली। दूसरी बात, सिंध पंजाब में उसे 2 सीटें प्राप्त हुई और सिंध में उसे 3 सीटें प्राप्त हुई। उत्तर पश्चिमी प्रांत में 0, पंजाब में 2 और सिंध में 3 सीटें मुसलमान वर्ग को प्राप्त हुई, अर्थात मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को इतनी सीटें प्राप्त हुई। उत्तर पश्चिमी प्रांत में 0, पंजाब में 2, सिंध में 3 सीटें प्राप्त हुई। इस प्रकार मुस्लिम लीग का भारतीयों के नजर में वास्तविक अस्तित्व उभर कर सामने आया। तीसरी बात करते हैं अंबेडकर साहब की, तो दलितों के लिए जो आरक्षित वर्ग था, आरक्षित सीटें थीं, लिए आरक्षित सीटों में अधिकांश कांग्रेस ने जीत ली थी। अधिकांश पर कांग्रेस की विजय हुई, केवल बंबई छोड़ के, क्योंकि बंबई में आरक्षित 15 में से 13 सीटों पर अंबेडकर साहब द्वारा स्थापित स्वतंत्र मजदूर पार्टी ने ये सीटें जीती थी। मजदूर पार्टी। इस प्रकार चुनाव का संक्षिप्त रूप से अगर देखते हैं तो संक्षिप्त परिणाम यही था। आगे बात करते हैं इसके विस्तार की। जैसा कि हमने अभी तुरंत बताया आपको कि 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई, तो यह आवश्यक था कि उन 8 प्रांतों में सुचारू रूप से सरकार के संचालन के लिए एक केंद्रीय समिति होती। तो इसी दिशा में बढ़ते हुए कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने एक केंद्रीय उप समिति का गठन किया, जो बाद में संसदीय उप समिति कहलाई। संसदीय उप समिति इस संसदीय उप समिति में 3 सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और तीसरे नंबर पर थे अबुल कलाम आजाद। इन तीनों को मिलाकर इस समिति का गठन किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य 8 प्रांतों में गठित कांग्रेस की सरकारों पर नियंत्रण स्थापित करना था, उनको दिशा निर्देश देना था, अर्थात इन शॉर्ट अगर बात करें तो उनके संचालन में सहयोग देना था, ताकि सरकारें सुचारू रूप से अपना कार्य संपादित कर सकें। अगला बिंदु आता है, 8 प्रांतों में चूंकि कांग्रेस की सरकारें बनी थी, उस समय वर्तमान से अगर तुलना करें तो वर्तमान में मुख्यमंत्री को उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था।
8 प्रांतों के प्रमुखों को, अर्थात प्रांतों के प्रमुखों को प्रधानमंत्री की संज्ञा दी जाती थी। प्रांतों के प्रमुख प्रधानमंत्री कहलाते थे। तो अभी फिलहाल 1947 तक हम लोग प्रधानमंत्री शब्द का ही प्रयोग करेंगे। 1947 के बाद यह टर्म चेंज हुआ और प्रधानमंत्री का अस्तित्व दूसरा बन गया और मुख्यमंत्री के पद की व्याख्या दूसरे तरीके से की गई। तो वो बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी, जिनके संचालन के लिए एक केंद्रीय उप समिति का गठन किया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे, अबुल कलाम आजाद थे। अब देखते हैं कि उन 8 प्रांतों में 6 प्रांतों में तो पूर्ण बहुमत थी, 2 प्रांत में गठबंधन की सरकार बनी थी कांग्रेस के नेतृत्व में। देखते हैं कि उन 8 प्रांतों में प्रमुखों के नाम क्या क्या हैं। 8 प्रांतों के प्रमुखों के नाम। सबसे पहले नाम आता है बंबई का। बंबई में प्रमुख थे बीजी खरे। अर्थात प्रधानमंत्री कहिए चाहे मुख्यमंत्री कहिए, मद्रास सी राजगोपालाचारी। उड़ीसा में बीएन दास। मध्य प्रांत एनबी खरे। इन्होंने बाद में इस्तीफा जब दे दिया ना, तब रविशंकर शुक्ला प्रधानमंत्री बने। बिहार में श्री कृष्ण सिंह। संयुक्त प्रांत गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर पश्चिमी प्रांत, जैसा कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन से देखते आ रहे हैं कि खान साहब या खान अब्दुल गफ्फार खां का बहुत ज्यादा वहां पर प्रभाव था, तो उन्हीं को बनाया गया प्रमुख, खान अब्दुल गफ्फार खां को। असम में सादुल्ला को बनाया गया। इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया
तो गोपीनाथ बारदोलाई बने, गोपीनाथ बारदोलाई। इस प्रकार 8 प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकारें बनाई गईं, उनके प्रमुख कुछ इस प्रकार थे। इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नाम याद रखने की जरूरत है। चूंकि सिंध प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत में मुस्लिम लीग को 0 सीटें प्राप्त हुई थी, तो वहां पर कांग्रेस की सरकार ने अपनी सरकार बनाई। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग का प्रभाव। मुस्लिम लीग का प्रभाव शुरुआत में कहीं नहीं था, लेकिन 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व बढ़ाया और 1947 तक वहां की सरकारें चली। आइए देखते हैं एक एक करके। मुस्लिम लीग का प्रभाव। पंजाब, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि पंजाब में अफसर हुसैन पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था। पार्टी का गठन किया था। मुस्लिम लीग ने, तो यहां पर मुस्लिम लीग ने इसके साथ समझौता किया। मुस्लिम लीग और गठबंधन की सरकार बना डाली। आरंभ में यहां की सरकार के जो प्रमुख थे वो थे अफसर हुसैन। यही अफसर हुसैन थे, क्योंकि यहां पर कांग्रेस को विशेष सफलता, मुस्लिम लीग को सफलता मिली नहीं थी, तो निश्चित था कि पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी का प्रभाव आरंभ में ज्यादा होता और इसलिए आरंभ में अफसर हुसैन यहां के प्रमुख बने। लेकिन सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का प्रभाव बाद में जाकर बढ़ गया और बाद में सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में यहां पर मार्च 1947 तक यह सरकार चली। मार्च 1947 तक सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में। तो यह थी पंजाब की राजनीति। आगे बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां पैदा हुई। बंगाल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बंगाल में फजलुल हक ने कृषक प्रजा पार्टी का गठन किया था। बंगाल में
यहां भी मुस्लिम लीग को कोई विशेष सफलता नहीं मिली, इसलिए उसने कृषक प्रजा पार्टी के साथ समझौता किया और गठबंधन की सरकार बनी। जिसके प्रमुख आरंभ में फजलुल हक थे, लेकिन बाद में सुरहावर्दी के नेतृत्व में लीग का प्रभाव बढ़ गया और यहां पर सरकार 14 अगस्त 1947 तक निष्कंटक रूप से निष्प्रभावी रूप से चलती रही। तो इस प्रकार सरकार के गठन की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि 28 माह में कांग्रेस ने किन किन बातों को तवज्जो दिया, किन किन क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास किया, उन सभी को देखने का प्रयास करते हैं। 28 माह के शासन काल में कांग्रेस ने यह एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस सिर्फ आंदोलन करने वाली या जनता का नेतृत्व संभालने वाली ही संस्था नहीं है, बल्कि अगर इसको मौका दिया जाए तो यह एक कुशल प्रशासक की भूमिका भी निभा सकती है। यह इसने सिद्ध कर दिया। जनता के भले के बारे में सोच सकती है, यह कांग्रेस ने इस बार सिद्ध कर दिया। जनता की परिस्थितियों में सुधार कर सकती है, यह कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया। कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्य, सबसे पहला कार्य जो इन्होंने किया कि यहां पर जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें बनी थी, वहां पर कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने अपने वेतन में कटौती कर डाली। स्वेच्छा से वेतन में 500 रुपए की कमी की। प्लस इसके अतिरिक्त इन्होंने रेलवे की द्वितीय और तृतीय श्रेणी से यात्रा करना आरंभ कर दिया। द्वितीय या तृतीय श्रेणी, द्वितीय और तृतीय श्रेणी से यात्रा आरंभ कर दिया। ऐसी व्यवस्था अंग्रेजी सरकार के द्वारा की गई थी कि जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे वो प्रथम श्रेणी के डब्बे से यात्रा करते थे, लेकिन इन्होंने स्वेच्छा से उस सुविधा का त्याग करते हुए अपने वेतन में 500 रुपए की कमी करते हुए द्वितीय और तृतीय श्रेणी से यात्रा करने का निर्णय लिया। यह पहला लिया गया कदम था। दूसरा बिंदु जो था वह था इन्होंने बहुत तरह के कार्य किए, जैसे राजनीतिक बंदियों को रिहा किया,
रिहाई, अस्पृश्यता उन्मूलन की दिशा में कार्य किया, अस्पृश्यता उन्मूलन की दिशा में कार्य किया, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य किया, ग्रामीण विकास की दिशा में कई प्रमुख कार्य किए। इस प्रकार इन्होंने कई रचनात्मक कार्य किए। कृषि के क्षेत्र में भी इनके कार्यों को काफी व्यापक तरीके से सराहा गया। इन्होंने किसानों को जमींदारों और साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए कई कार्य किए, जैसे ऋण की सुविधा, मशीनरी की व्यवस्था, नलकूपों की व्यवस्था इत्यादि। कृषि क्षेत्र में किसानों की दशा सुधारने का प्रयास किया, किसानों की दशा सुधारने का प्रयास किया, बिहार में और संयुक्त प्रांत में बिहार और संयुक्त प्रांत में काश्तकारी अधिनियम लाया गया। काश्तकारी अधिनियम लाए गए। यह तो थी कृषि क्षेत्र की बात। अब आगे बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की। तो औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि इन्होंने श्रमिकों का समर्थन किया, लेकिन वर्ग संघर्ष और तालाबंदी का इन्होंने व्यापक तरीके से विरोध किया। उसके पीछे का कंसेप्ट थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि श्रमिकों को समर्थन दिया, अर्थात व्यक्तिगत रूप से उनकी आर्थिक दशा सुधारने के पक्ष में थे। ये एक न्याय संगत मानवाधिकार के अंतर्गत कार्य की शैली, कार्य की योजना और कार्य का वर्कलोड, ये कहीं ना कहीं इस पर निष्पक्ष रूप से ये निर्णय देने या समर्थन देने या दृष्टि डालने की के पक्ष में थे ये। लेकिन तालाबंदी का इन्होंने विरोध किया, क्योंकि इनका मानना था कि अगर तालाबंदी संभव है तो तालाबंदी का सबसे पहला प्रभाव क्या होता है कि किसी कारखाना विशेष को बंद किया जाना, और कारखाना अगर बंद होता है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं समग्र रूप से वहां पर कार्य करने वाले सभी वर्कर्स पर पड़ेगा, उनकी आर्थिक दशा में प्रभाव डालेगा। इसलिए उन्होंने तालाबंदी का विरोध किया, श्रमिकों को समर्थन दिया और वर्ग संघर्ष को विरोध की दृष्टि से देखा, अर्थात वर्ग संघर्ष को
का विरोध किया। इसके अतिरिक्त बंबई में कपड़ा जांच समिति का गठन किया गया। कपड़ा जांच समिति का गठन किया गया। इतना ही नहीं, बंबई में औद्योगिक विकास अधिनियम पारित किया गया। बंबई में ही औद्योगिक विकास अधिनियम, औद्योगिक विकास अधिनियम पारित किया गया। इस प्रकार इनके द्वारा किए गए रचनात्मक, सृजनात्मक, लोक कल्याणकारी कार्यों की सराहना की गई और अपने 28 माह के शासन काल में, कार्यकाल में कांग्रेस ने यह सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस सिर्फ अंग्रेज विरोधी संस्था ही नहीं है, कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने वाली संस्था ही नहीं है, कांग्रेस सिर्फ आंदोलन करने वाली या आंदोलन को बढ़ावा देने वाली संस्था ही नहीं है। अगर उसे मौका दिया जाए तो वह एक कुशल प्रशासनिक संस्था भी बन सकती है। प्रशासन के क्षेत्र में, सुधार के क्षेत्र में वह बेहतर कार्य कर सकती है। इन सभी बातों को इसने सिद्ध कर दिया इन 28 माह के अपने कार्यकाल में। सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, कांग्रेस कार्य भी कर रही थी, लेकिन उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिनलिथगो उस समय वायसराय, लिनलिथगो थे। ये वही लिनलिथगो हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत शासन अधिनियम 1935 की रूपरेखा सबके सामने सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की थी। ये वही लिनलिथगो हैं। तो इनको वायसराय बना दिया गया था भारत का। तो लिनलिथगो ने भारतीयों को युद्ध में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों से पूछे बिना शामिल कर दिया। अब इसका भी उसने लॉजिक दिया, इसका तर्क दिया कि भारत शासन अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें, इसके द्वारा दिया गया जो तर्क था, इसमें एक प्रावधान था कि केंद्र और प्रांतीय सूची को अलग कर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि प्रतिरक्षा केंद्रीय सूची में आ रहा था, जो कि वायसराय अपने परिषद के सलाह से निर्णय लेता था। दूसरी बात कि केंद्रीय प्रांतीय सूची पर से केंद्र का नियंत्रण हट गया था, चूंकि यह विषय प्रांतों का, केंद्र का था, इसलिए उस प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान में वर्णित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए इसने भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया। चूंकि पहले भी केंद्रीय विषय में प्रांत का हस्तक्षेप तो शून्य था, इस बार इसका स्पष्टीकरण और ज्यादा स्पष्ट तरीके से कर दिया गया कि केंद्र सूची अपना अलग है, प्रांतीय सूची अलग है। तो इस बार तो एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने यह फैसला लिया था कि प्रांतीय सूची में, पहले तो केंद्रीय सूची में प्रांतों का हस्तक्षेप शून्य था, इस बार प्रांतीय सूची के में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के समय केंद्र का हस्तक्षेप शून्य कर दिया गया। तो दोनों को सेपरेट एकदम अलग अलग स्पष्ट विभाजन कर दिया गया था। तो अगर ये प्रतिरक्षा केंद्रीय सूची का था तो वायसराय को प्रांतों से पूछने की जरूरत थी नहीं। तो उसने इसी चीज को आधार बनाते हुए भारतीयों को युद्ध में
शामिल कर दिया और आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का इस विशेष बैठक आयोजित किया गया और उसमें अंग्रेजी सरकार के समक्ष अर्थात वायसराय नेतृत्व के समक्ष दो शर्तें प्रस्तुत की गईं। कहा गया कि आपने जो हम लोगों से पूछे बिना भारतीयों को युद्ध में शामिल किया है उसके कारणों की विस्तृत व्याख्या दें। दूसरी बात, युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाए। दो शर्तें रखी गईं कि स्पष्ट व्याख्या की जाए। दूसरी शर्त जो थी कि भारत को स्वतंत्रता दी जाए युद्ध के बाद। भारत को स्वतंत्रता दी जाए। लिनलिथगो ने इन दोनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने भारत शासन अधिनियम को अपने निर्णय का आधार बताया था। इसी आधार पर उसने कहीं न कहीं दोनों शर्त को मानने से इनकार कर दिया। परिणाम यह निकला कि अक्टूबर 1939 में संसदीय उपसमिति, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 3 सदस्य थे, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आजाद। संसदीय उपसमिति के निर्देश पर अक्टूबर 1939 में कांग्रेस 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया और नारा लगाया, ना कोई भाई ना कोई पाई। मुस्लिम लीग इस घटना से बहुत खुश हुई और उसने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस मनाया और इस कार्यक्रम में बी.आर. अंबेडकर साहब ने मुस्लिम लीग का समर्थन दिया। बी.आर. अंबेडकर साहब ने मुक्ति दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और कांग्रेस का विरोध करते हुए मुस्लिम लीग को समर्थन दिया। इस प्रकार 1937 के आम चुनाव से संबंधित प्रमुख तथ्यों को हमने बारीक तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया है। अगले अध्याय में इसी से संबंधित कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।